ये जो जियोपॉलिटिक्स में ये जो वॉर चल रही है रुकने का नाम तो नहीं ले रही। हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ओवरऑल फाइनेंशियल सिनेरियो। अमेरिका जो चाहता था खुद को युद्ध में शामिल किए बिना बड़े स्तर पर, उसने रशिया को उलझा दिया। इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में हुई वही वॉर अब 2026 में बढ़ के ईरान में आ गई। अमेरिका अपनी डॉलर इंपीरियलिज्म को हर हालत में बचाने में पूरी तरह से सफल हो रहा है। मैंने आज तक इंटरनेट पे किसी को ये कहते सुना ही नहीं था कि इजराइल भी एक वर्ल्ड ऑर्डर रीसेट करने में जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी है वो इजराइल भी उसमें चाहत रखता है। आई थिंक व्हाट इज द प्लान जो दिखता है कि जितनी भी कंट्रीज हैं इनकी करेंसीज रिडंडेंट होने वाली। आप सिर्फ एक सवाल खुद से पूछिए कि क्या डॉलर की चैलेंजर करेंसियां मजबूत हुई हैं या कमजोर हुई हैं। ये याद रखिए, किसी भी गिरती हुई ताकत को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दुनिया में करेंसीज जो है वो लोकल करेंसीज देशों की इतनी वीक हो जाएंगी कि अल्टीमेटली लोगों को डॉलर जो है वो क्यूमुलेट करना ही पड़ेगा और ऊपर से डॉलर सिर्फ सेंट्रल बैंक लेवल पे नहीं, रिटेल लेवल पे लोग अपने वॉलेट्स में डॉलर की डिमांड करेंगे थ्रू स्टेबल कॉइंस। यस, आज तक दुनिया के किसी देश ने यह डिसाइड नहीं किया है कि बिटकॉइन डिजिटल कमोडिटी है, कार्डानो डिजिटल कमोडिटी है। अमेरिका उसी तरह से रेगुलेटरी रिफॉर्म करके क्रिप्टो का सबसे बड़ा एसेट वेव अमेरिका के अंदर हो, इसका पूरा इंतजाम कर चुका है। जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में जो बिटकॉइन को अच्छा करना चाहिए था, ग्लोबल इसको बोलते हैं कि हेज अगेंस्ट द रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, ये तो वैसे ही परफॉर्म कर रहा है, वो लिक्विडिटी साइकिल्स पे डिपेंडेंट हो गया। क्रिप्टो इज द ओनली एसेट वेव जो आने वाले समय में अमेरिका को ह्यूज बैंडविड्थ देगा अपनी एम्पायर की डोमिनेंस को बचाने में और बढ़ाने में। एक चीज थी जो आज तक इंसानियत ने नहीं देखी थी और जो अभी हुआ है ना, उसके बाद बिटकॉइन नहीं रहेगा। पहली बार दुनिया ने देखा, ओ माय गॉड, ये जो बिटकॉइन है ये तो एग्जिट है। एग्जिट किस चीज से? वॉर टॉर्न टेरिटरी से। अगर आपको लगता है कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो आगे चल के सुधरने वाला है, मैं आपसे पूछता हूं, अगले 10 साल में वॉर बढ़ेंगी कम होगी? हाँ या ना बोलिए, कमेंट करिए। अगर माइंड गेम के लेवल पर देखा जाए तो अमेरिका इस 4 साल से जो चल रहा युद्ध है उसके अंदर विनर है। बात इस पे तो आ गई ना कि मैं चाइनीज जो करेंसी में पे करेगा वो यहां से अपना जहाज ले जाए, क्या ये अमेरिका बर्दाश्त कर लेगा? दिस वीडियो इज पावर्ड बाय CoinDCX, इंडियन क्रिप्टो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी, सबसे रेप्यूटेबल और FIU रजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंज है। CoinDCX का यूज आप वेबसाइट और मोबाइल ऐप दोनों पे कर सकते हो। ऐप ओपन करते ही इसका साइन अप और लॉगिन पेज है जहां से आप इजीली अकाउंट क्रिएट करके स्टार्ट कर सकते हो। लॉगिन के बाद ये इसका डैशबोर्ड है जहां आप टॉप गेनर्स, लूजर्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक जगह पर देखने मिलते हैं। यह है मार्केट सेक्शन जहां आप बिटकॉइन जैसे एसेट का चार्ट देख सकते हो और डायरेक्टली बाय या सेल भी कर सकते हो। अगर आप BTC USDT पेयर में ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ लिमिट और मार्केट ऑर्डर दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। लॉन्ग टर्म के लिए ये SIP फीचर काफी यूजफुल है जहां आप बिटकॉइन में रेगुलर इन्वेस्ट करके स्लोली वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। ये पोर्टफोलियो सेक्शन है जहां आप अपने सारे होल्डिंग्स और परफॉर्मेंस इजीली ट्रैक कर सकते हो और यहां से आप अपना क्रिप्टो टैक्स रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो जो काफी हेल्पफुल है, जिसे मैं भी यूज करता हूं। अगर आप अपने एसेट से अर्न करना चाहते हो तो CoinDCX पे अर्निंग ऑप्शंस भी अवेलेबल है। इसके अंदर एक बिल्ट इन Web3 वॉलेट भी है जिसे आप डायरेक्टली Web3 एप्स एक्सप्लोर कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट के लिए इनका क्रिप्टो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड और प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी अवेलेबल है। अगर आप क्रिप्टो में नए हो तो CoinDCX ट्राई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और अपनी जर्नी शुरू कर सकते हो। हेलो एंड वेलकम टू बिटनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं जिंदगी की दूसरी इनिंग। फिर से एक एपिसोड में, अब पिछला एपिसोड हमने किया, काफी अच्छा रिस्पांस मिला। इस एपिसोड में स्पेसिफिकली हर बंदा इस बात को लेकर चिंतित है कि ये जो जियोपॉलिटिक्स में जो भी हो रहा है, इसका ये तो समझ में आ रहा है कि करियर पे फर्क पड़ेगा, ऑयल पे फर्क पड़ेगा, महंगाई पे फर्क पड़ेगा, जियोपॉलिटिक्स में फर्क पड़ेगा, टूरिज्म पे फर्क पड़ेगा। बट मोस्ट पीपल स्टिल डोंट अंडरस्टैंड, they still are not able to understand कि इसका मेरी जेब में जो मेरी कमाई हो रही है, जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ या मैं दुकानदारी खोल रहा हूँ, शटर ऊपर कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, मेरी इनकम पे इसका क्या फर्क पड़ेगा? क्या मेरी इनकम ऊपर होगी या इनकम नीचे होगी? पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मेरी इनकम स्टेबल भी है कि मेरी महीने की सेल या मेरी महीने की सैलरी अगर 1 लाख रुपए और 1 ही लाख रुपए रहती है, कोई उसको इनसिक्योरिटी नहीं है, फिर भी क्या वो 1 लाख रुपए पे मेरी बाइंग पावर पे, परचेजिंग पावर पे कोई इंपैक्ट होगा कि नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। तीसरा, मेरी सेविंग्स, जो मैंने 20 साल से कोई चीज सेविंग कर रखी थी, या मेरी FD थी, या मेरी म्यूचुअल फंड में मेरे 20-25 लाख रुपए पड़े हुए या 15 लाख रुपए पड़े, क्या वो उसकी वैल्यू वही रहेगी या उसकी वैल्यू डाउन होगी? ये एक बड़ा सवाल है। फिर एक और चीज है कि बहुत सारे लोग क्रिप्टो में है और बिटकॉइन को इस तरीके से पोजीशन किया गया था कि बिटकॉइन जो है वो हेज अगेंस्ट द अनसर्टेनिटीज है, डिजिटल गोल्ड है। तो क्या, जैसे गोल्ड का प्राइस अभी पिछले कुछ दिनों में 17% क्रैश किया है, तो ये क्या हुआ? गोल्ड को तो हेज माना जाता था अगेंस्ट द रिस्क, अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी। इसका मतलब क्या है
कि दुनिया क्या लिक्विडिटी पे डिपेंडेंट है, कि अगर मार्केट्स में लिक्विडिटी होगी, रेट कट्स होंगे तो मार्केट्स अच्छा करेंगी। तो इसका ये क्या बात हुई कि सारे एसेट, इसका मतलब मार्केट में लिक्विडिटी, अगर रेट कट हुए तो चीजें पंप करती हैं, जैसे कि लग रहा था कि गोल्ड इसीलिए पंप कर रहा है क्योंकि रेट कट्स आने वाले हैं। लेकिन अब जैसे अब ये रेट हाइक की बातें शुरू हुई कि रेट हाइक हो सकते हैं, तो अब ये एसेट्स बैठने लग गए। ये इतने इतने जबरदस्त सवाल हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, कि इनसे सुनील अग्रवाल जी से बेहतर कोई नहीं हो सकता, बिकॉज इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, बिटकॉइन, क्रिप्टो, ये एक ऐसे शख्स हैं जिनको ऑलमोस्ट हर एक एंगल पे नॉलेज है, पहले का काम किया हुआ है, थीसिस करी है, पेपर वर्क किया है, लोगों को पढ़ाया। और मैं इनके बारे में इतना इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा क्योंकि बहुत सारे लोग जो इनको चाहते हैं वो ऑलरेडी इनके बारे में सब जानते हैं। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे आते हैं कि सर व्हाट इज योर टेक ओवरऑल, ये जो जियोपॉलिटिक्स में ये जो वॉर चल रही है, रुकने का नाम तो नहीं ले रही, हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट ओवरऑल फाइनेंशियल सिनेरियो? काशिफ, पहले तो बिटिनिंग पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मेरा फेवरेट चैनल है, यहाँ ऑडियंस का बहुत भरपूर रिस्पांस मिलता है और हम जो बातचीत करते हैं उसका एक क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट सबके लिए काफ़ी अच्छा रहता है। और मैं उसी सिलसिले में इस सवाल का जवाब आपके सामने रखूंगा। देखिए, मैं सभी लोगों से एक विनती करता हूँ कि कभी भी अपनी असेसमेंट एकदम से शॉर्ट टर्म चेंजेस के कारण बिल्कुल ना बदलें। उसके ऊपर सवाल करें, उसकी वाइडर पिक्चर देखें और उसके बेसिस पर आप अपना निर्णय लें। तो मेरा ये मानना है कि पिछले 4 साल से अमेरिका जो कर रहा है और ब्रॉडर लेवल पर उसका जो रिजल्ट हो रहा है, वो लॉजिक, वॉर का जो लॉजिक है अमेरिका की दृष्टि से, वो अभी तक बिल्कुल नहीं बदला है। उसके रूप अलग अलग हो सकते हैं, उसकी खबरें अलग अलग हो सकती हैं, बट मोटे मोटे स्तर पर आप देखें कि अमेरिका को अगर आप अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ 4 साल पीछे चले जाए, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करता हूँ, फरवरी 2022 जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध शुरू हुआ था, और ये युद्ध बेसिकली रशिया नहीं चाहता था और इवन यूक्रेन भी नहीं चाहता था, पर ये युद्ध फिर भी शुरू हो गया। ये याद रहे, मैं आपको ये दोबारा आपको बताऊंगा कि ना रशिया चाहता था ना यूक्रेन चाहता था, युद्ध ये फिर भी शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया? क्योंकि अमेरिका नेटो को एक्सपैंड कर रहा था और एक्सपैंड करते करते वो रशिया के बॉर्डर्स तक उसको ले आया था। और ये बात सन 2014 से रशिया कह रहा था कि अगर हमारे बॉर्डर्स थ्रेटन हुए तो हम अपने आप को डिफेंड करेंगे। और अमेरिका ने रशिया को पूरी तरह से मतलब प्रोवोक किया, उकसाया। और जब उन्होंने ये अनाउंस किया कि हम यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि नेटो अब रशिया की बिल्कुल सीमा पर आके बैठ गया। तो वहां पर अब रशिया के पास अटैक करके यूक्रेन को इतनी बुरी हालत में कर देना ताकि वो नेटो का मेंबर बने या ना बने उसका कोई तुक ना रह जाए, तो इसलिए रशिया ने वो अटैक किया। अब वो जब अटैक हुआ तो नेचुरली दोनों साइड्स का कोई ना कोई नुकसान हुआ। बट थोड़ी देर के लिए ऐसा एक सवाल पूछा जाए, अमेरिका जो चाहता था खुद को युद्ध में शामिल किए बिना बड़े स्तर पर, खुद को युद्ध में शामिल किए बिना बड़े स्तर पर उसने रशिया को उलझा दिया। ओके, क्योंकि रशिया एक पोटेंशियल इमर्जिंग पावर है और कल को वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी सरदर्द बन सकता है, तो उसने रशिया को उलझा दिया। एम आई राइट? आज आप 4 साल हो गए उस युद्ध को, रशिया अभी भी उसमें उलझा हुआ है। एम आई राइट? उसके यूरोप के साथ रिश्ते बिगड़े भी, बन भी रहे हैं, बिगड़ भी रहे हैं। वो रशिया उस गेम में अभी उलझा हुआ है। उसका आने वाले समय में क्या
असर होगा या क्या रिजल्ट निकलेगा वो एक सेपरेट मुद्दा है। ये है 4 साल पुरानी उदाहरण नंबर 1। अब आप दूसरी उदाहरण लीजिए कि उसने पैलेस्टीन पर अटैक करवाया। रशिया रशिया को जिस तरह से उसने युद्ध में इन्वॉल्व किया, उसी तरह से मिडिल ईस्ट के कंट्रीज उस युद्ध में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। और पहले हमास ने अटैक किया, उनके 1200-1400 लोग मार दिए, फिर उसके बाद इजराइल ने अटैक किया। बट फंडामेंटली क्या हो रहा है? फंडामेंटली ये हो रहा है कि मिडिल ईस्ट एक ऑयल क्लब है, गल्फ एक ऑयल क्लब है। और ना केवल ये ऑयल क्लब है, बल्कि ये दुनिया के अंदर डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक बहुत बड़ा रिमिटेंसेस का सोर्स है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, फिलीपींस, इन सभी देशों से लोग गल्फ में आके जॉब करते हैं और हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड रिमिटेंस इन देशों से एशिया के मुल्कों में जाता है। अब जब यूक्रेन जैसा मुल्क रशिया के साथ उलझ गया और पैलेस्टीन को जब अटैक किया इजराइल ने, उसके साथ बाकी मिडिल ईस्ट के कंट्रीज भी इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। और अमेरिका क्या कर रहा था? अमेरिका पीछे से हल्लाशेरी दे रहा था, जिसको पंजाबी में कहावत है, आग लाई डब्बू कंध ते, विच बेसिकली मीन्स कि आपने आग लगा दी और आप अब नजारा देख रहे हैं। और अमेरिका रिलेटिवली अनटच्ड है। ओके, ये सब हो क्या रहा है? अगर रशिया यूक्रेन की उदाहरण लूं, मैं इजराइल और पैलेस्टीन की उदाहरण लूं, तो जो भी बड़ी पावर होती है, एम्पायर होती है, जब वो एक हिस्से से, एक दुनिया के एक ज्योग्राफिकल हिस्से से उसका मिलिट्री, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंट्रोल कम होना शुरू होता है, तो उन इलाकों के अंदर वो युद्ध छेड़ देती है। यानी कि अगर मैं राज नहीं कर सकता, तो इन इलाकों के अंदर किसी और को राज करने लायक वो छोड़ेगा नहीं। यानी कि नेक्स्ट जो कैंडिडेट है राज करने के लिए, वो या तो रशिया बनेगा या चाइना बनेगा या मिडिल ईस्ट के अंदर से कोई बनेगा। तो उसने वो सारी पॉसिबिलिटीज खत्म करने के लिए अलग अलग इलाकों के अंदर जंगें छेड़ दी। ओके, अब उसके कारण ब्रॉड लेवल पर आप देखेंगे तो दुनिया में ऑयल के प्राइसेस, गोल्ड के प्राइसेस, चांदी के प्राइसेस और दूसरी कमोडिटीज के प्राइसेस में उछाल आया। अब वही वॉर जो 2024 में इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में हुई, वही वॉर अब 2026 में बढ़ के ईरान में आ गई। जबकि ईरान तो युद्ध चाहता ही नहीं था। ईरान तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को हर किस्म की इंस्पेक्शंस की पूरी इजाजत दे रहा था। उसके बावजूद भी उसके ऊपर युद्ध क्यों लाद दिया गया? क्यों? क्योंकि ईरान इस समय बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर है। दूसरा, उसका प्राइमरी एक्सपोर्ट जो है वो चाइना को है और एशिया के दूसरे कंट्रीज को है, विच बेसिकली मीन्स कि इन कंट्रीज के अंदर जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो इन कंट्रीज को आगे लेके जाएगी। तो इन कंट्रीज को अगर उलझाना है तो ईरान को उलझा दो। तो उसने इजराइल की आड़ लेके ईरान पर हमला कर दिया। आज की तारीख में भी अमेरिका डायरेक्टली बहुत कम इन्वॉल्व है। ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है अभी भी इजराइल की है। अब उनको ये पता था कि इजराइल एक ऐसा कंट्री है जो इस युद्ध को मरते दम तक लड़ने की कोशिश करेगा, पर उसका जो लड़ने का स्टाइल है कि अगर मैं मरा तो मेरे साथ में अपने पड़ोसियों को लेके मरूंगा। तो विच बेसिकली मेंट कि ईरान ने दुबई, अबू धाबी, कतर, बहरीन, सऊदी अरब, इन सभी देशों को अटैक करना शुरू कर दिया।
और अमेरिका का वो जो दूसरा गोल था कि किसी तरह से मिडिल ईस्ट एक युद्ध में झुलस जाए और उस झुलसने के कारण कोई भी पोटेंशियल इमर्जिंग पावर अमेरिका को चैलेंज ना कर पाए। अब आप ये तीन उदाहरणों को एक एक करके इनके कॉमन रिजल्ट देखें। रशिया यूक्रेन युद्ध नहीं करना चाहते थे, युद्ध किया। अमेरिका शामिल नहीं हुआ, अमेरिका ने पीछे से प्रवोक किया। पैलेस्टीन युद्ध नहीं चाहता था, इजराइल और पैलेस्टीन का एक इस तरह का कॉम्बिनेशन बनाया गया कि युद्ध शुरू हुआ और युद्ध रुका नहीं। ईरान युद्ध नहीं चाहता था, ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ और बाकी लोगों को शामिल कर दिया, अमेरिका फिर भी नहीं शामिल हुआ डायरेक्ट। हो क्या रहा है? हो क्या रहा है? हो बहुत सिंपल बात ये रही है कि अमेरिका अपनी डॉलर इंपीरियलिज्म को हर हालत में बचाने में पूरी तरह से सफल हो रहा है। अब इन तीनों चीजों को आप जोड़ के जो मैंने आपके सामने नतीजा रखा है, उस नतीजे को आप अपने शब्दों में मुझे बताएं। जी सर, यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट ये है कि बेसिकली जो अमेरिका इजराइल का साथ, इजराइल को आगे ना करके, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो एक तरीके से इजराइल का जो प्लान है जो मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व कायम करने का, मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं, बेसिकली क्या है कि हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो 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 ये वर्ल्ड ऑर्डर है वो हमेशा कुछ सालों में रीसेट होता है। आपने पहले भी ऐसे एग्जांपल दिए कि पहले हॉलैंड, कभी नेदरलैंड होता था, कभी पोर्चुगल भी होता था, यूनाइटेड किंगडम भी होता था, ठीक है। उसके बाद हमने अमेरिका को देखा, और अमेरिका के बाद अब बहुत सारे दावेदार हैं कि अब हो सकता है कि कोई कहता है चाइना हो सकता है, रशिया हो सकता है, ब्रिक्स नेशन हो सकता है। मैंने आज तक इंटरनेट पे किसी को ये कहते सुना ही नहीं था कि इजराइल भी एक वर्ल्ड ऑर्डर रीसेट करने में, जो ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, वो इजराइल भी उसमें चाहत रखता है। क्योंकि इजराइल पे इसलिए फोकस नहीं जाता कि इजराइल एक बहुत ही छोटा सा एक आइलैंड है, बेसिकली 1947 के आसपास ही आई थिंक एग्जिस्टेंस में आया था। और उससे पहले हम सब जानते हैं कि इजराइल की या जो जो ज्यूज है, वो एक ज्यूज का जो डायस्पोरा था, जो पूरी दुनिया में वो बिखरे हुए थे, और वर्ल्ड वॉर में और हिटलर की वो सारी जो कहानियां है, और उसके बाद उनको एक सेटलमेंट के तौर पे जब वो आए यहाँ पे इजराइल पे, और उसके बाद वो एक्सपैंड करते चले गए। आज कहीं ना कहीं इजराइल के जो एस्पिरेशंस हैं वो ये चाहता है कि मिडिल ईस्ट में एटलीस्ट वो एक ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है, जो आप इंटरनेट पे इतना सुनते रहते हैं, तो ग्रेटर इजराइल के प्लान में वो चाहता है कि वो आगे बढ़े और ये सारी टेरिटरी जो है उसकी ये उस पे उसका डोमिनेंस हो, जिसमें आपका सऊदी अरब भी आता है, आपका टर्की आता है, आपका जॉर्डन आता है, आपका इजिप्ट आता है, आपका लेबनान आता है। ये सारी कंट्रीज पे वो चाहता है। और दूसरा, इस बात की इंटेंट इस बात से पता लगती है कि अभी रिसेंटली कुछ इजराइल और अमेरिका ने कुछ ऐसा किया है जिस पे शायद ही किसी का ध्यान गया हो। बेसिकली उन्होंने डेमो करके वो देख रहे हैं, एक ट्रायल फेज में उन्होंने एक चीज़ ये करी कि गाजा के अंदर क्लोज टू 73,000 लोग जो हैं दे गॉट किल्ड। जो इजराइल ने जो अटैक किया उसमें 73,000 लोग जो हैं वहाँ पे उनकी डेथ हुई है। तो इजराइल ने गाजा को जैसे वहाँ डिस्ट्रॉय करने के बाद अभी एक ट्रायल बेसिस पे काम करना शुरू किया है कि वहाँ के बोर्ड ऑफ पीस बनाया अमेरिका ने, और ये बोला कि यहाँ पे लोगों को दोबारा से रीसेटल करते हैं। एंड उस रीसेटल प्लान में किसी का भी ध्यान नहीं गया। मैंने एक रिसेंटली आर्टिकल पढ़ा कि वहाँ पे वो एक CBDC लॉन्च कर रहे हैं, और दैट विल बी बैक्ड बाय US डॉलर, ठीक है। it won't be USDT and USDC, so it will be on a private network which is like a controllable, and जो उसका लीड इंजीनियर है वो इजराइल से है। सो डॉलर से बैक्ड होगा, लेकिन जो उसका लीड आर्किटेक्ट होगा वो इजराइल से होगा। एंड
किसी ने बोला कि इथेरियम पे क्यों नहीं होगा, वो सोलाना पे क्यों नहीं होगा, पब्लिक ब्लॉकचेन, तो पब्लिक ब्लॉकचेन पे नहीं होगा, वो एक क्लोज नेटवर्क होगा। एंड वहाँ की जो लोग हैं, अब उनकी खुद की करेंसी नहीं होगी गाज़ा की। उनकी जो करेंसी होगी वो अब सीबीडीसी होगा, बट बैक इक्विवेलेंट टू $1, बट ऑन अ प्राइवेट क्लोज नेटवर्क। अब यही जो प्लान है, अगर ये सक्सेसफुल होता है उनका वहाँ पे, बिकॉज सीबीडीसी इज नथिंग बट अ वे टू कंट्रोल, बिकॉज यू कंट्रोल द मनी, यू कंट्रोल पीपल, सिंपल। हम्म, यू कंट्रोल मनी, यू कंट्रोल पीपल। एंड अगर उनकी खुद की करेंसी वो अलाउ करते गाजा की, तो उसमें क्या होता कि देन अगेन वो कहते कि हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता, तो दे आर कमिंग अप विद दिस प्लान। अच्छा, यही जो प्लान है गोइंग फॉरवर्ड, आई थिंक व्हाट इज द प्लान जो दिखता है कि जितनी भी कंट्रीज हैं इनकी करेंसीज रिडंडेंट होने वाले, बिकॉज सुनील सर, आप करेंसी के स्पेशलिस्ट हो। मुझे लगता है आपने करेंसी और मनी को जितना क्लोज आपने फॉलो किया है, शायद पिछले 12 साल में किसी एक शख्स ने हिंदुस्तान में मनी को इतना क्लोज फॉलो नहीं किया है। तो आप ये समझते हैं कि आज अगर ईरान की वैल्यू डॉलर के सामने देखें, 99.9% वो क्रैश कर चुकी है। आज अगर ईरान की करेंसी का ये आलम है कि अगर ईरान से आपके किसी 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 भी शख्स के वॉलेट में या बैंक अकाउंट में 50 पैसे आ जाए ना, आपको पता है अगर आपके अकाउंट में 50 करोड़ रुपए भी है और आपके अकाउंट में अगर 50 पैसे से 1 रुपया किसी ईरानियन नेशनल से आ जाए, आपको पता है आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है। नॉट मेनी पीपल नो दैट। आपका चाहे क्रिप्टो वॉलेट हो या आपका बैंक अकाउंट हो, आपका वॉलेट स्ट्रेट अवे फ्रीज होने के आदेश हैं, और ये आदेश हैं स्विफ्ट के द्वारा। ये और ये सारे देशों पे लागू हैं। सो इसका मतलब क्या है कि आपकी करेंसी सारी खत्म हो जाएंगी। ईरान की करेंसी इस वॉर में डिवैल्यू हो जाएगी, रशिया की करेंसी डिवैल्यू कर देंगे। आपकी मिडिल ईस्ट में जॉर्डन की करेंसी की कोई औकात नहीं है, इजिप्ट की करेंसी की कोई औकात नहीं है, लेबनान के अंदर बैंक्स जल चुके हैं। आपकी मिडिल ईस्ट के अंदर Exactly. सारी करेंसी को जीरो करने के बाद जो प्लान है, वो प्लान ये है अपनी करेंसी को वहां पे लॉन्च करके सीबीडीसी backed by dollar on a closed network and having an full control over the region। तो ग्रेटर इजराइल का जो प्लान है वो ये प्लान नहीं है कि आप जाके अपना राजा बिठा दोगे, नहीं, राजा आपका रहेगा। राजा काशिफ, राजा नहीं सर, मैं थोड़ा इसको कंप्लीट कर हाँ, लेता हूँ। राजा जो है वो आपका रहेगा, राजा जॉर्डन में जॉर्डन का रहेगा, इजिप्ट में राजा जॉर्डन का रहेगा, ईरान में रहेगा, लेकिन आपकी जो करेंसी है वो आपकी करेंसी होगी डॉलर बैक्ड ऑन अ क्लोज नेटवर्क पावर्ड बाय इजराइल। सो ये जो फ्यूचर है, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, फ्यूचर कुछ इस तरीके से बन रहा है कि हम लोग चाइना की बात करते हैं, हम लोग रशिया की बात करते हैं, हम लोग ब्रिक्स नेशन की बात करते हैं, बट हमने ये भूल गए कि अमेरिका के डाउनफॉल के बाद हो सकता है कि इजराइल का प्लान हो कि अमेरिका को खत्म करने का भी यही प्लान हो। आज बहुत लोगों का इस बात पे ध्यान नहीं जा रहा कि अमेरिका खत्म कैसे होगा। अमेरिका की डोमिनेंस होगी जब उसकी डॉलर, एक्सेसिव डॉलर वो प्रिंट कर देगा। 50 ट्रिलियन यूएस डॉलर बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जब तक एग्जिट करेगा 50 ट्रिलियन यूएस डॉलर का डेट लेके एग्जिट करेगा वो 2028 में। इतने एक्सट्रीम लेवल पे जब डॉलर की जब प्रिंटिंग हो जाएगी तो उसके बाद एक नई इकोनॉमी, नया वर्ल्ड ऑर्डर रीसेट अगर होगा तो उसमें इजराइल बता रहे हैं कि बहुत बड़ा कंटेंडर बन के सामने आएगा। इस पे आपका क्या टेक है सर? काशिफ, पहली बात, ग्रेटर इजराइल का जो थीसिस है ये कोई नया थीसिस नहीं है, ये बहुत पुराना थीसिस है। ये लगभग 70-80 साल पुराना थीसिस है, और उस दिशा में इजराइल अपने अपने एफर्ट्स करता रहा है। बट प्रॉब्लम क्या है, इस थीसिस को आप मॉनेटरी लेवल पर तो किसी तरह से मैनेज कर सकते हो, पॉलिटिकल और मिलिट्री लेवल पर आप इसको मैनेज नहीं कर सकते हो। उसका कारण ये है कि सऊदी अरेब, ईरान, इराक जैसे जो मुल्क हैं वो इतने बड़े मुल्क हैं और इतनी बड़ी पॉपुलेशन है कि उनको मिलिटरी कंट्रोल करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो अमेरिका को इजराइल के इस ग्रेटर मिलिट्री पावर या ग्रेटर थीसिस के साथ एक अलाइनमेंट नजर आती है, और उस अलाइनमेंट का नतीजा ये है कि उसके उसके लिए डॉलर को मिडिल ईस्ट के अंदर एज अ रेलेवेंट करेंसी इंट्रोड्यूस करना उसके लिए बहुत हद तक पॉसिबल है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका को
इन देशों के अंदर मिलिट्री लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर उसे सिर्फ डैमेज करना है, ताकि ये लोग कल को डॉलर का चैलेंजर ना बिल्ड कर पाए। अब अगर डॉलर का चैलेंजर नहीं बिल्ड कर पाते हैं और इनकी अपनी जो नेशनल फिएट करेंसीज हैं ये डाउन जा रही हैं, तो इनके ऊपर स्टेबल कॉइन, जो डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन होगा, वो इंप्लीमेंट करना या उसकी एक्सेप्टेंस इंक्रीज करना प्रैक्टिकली बहुत आसान हो जाता है। तो उस लेवल पर जो आप कह रहे हो और जो मैं कह रहा हूं उसके अंदर अलाइनमेंट है। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि मिलिट्री और पॉलिटिकल लेवल पर गल्फ की बाकी स्टेट्स के ऊपर राज करना प्रैक्टिकली इजराइल के लिए पॉसिबल नहीं है। वो बट चाह भी नहीं रहा। हाँ, वो कह रहा है इसीलिए कि मेरी करेंसी, वो कह रहा है कि करेंसी मेरी बनाई हुई यूज होगी बस अब। यस, तो इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि वो ये नहीं चाहते कि यहाँ युआन आके यूज हो, यहाँ गोल्ड बैक कुछ करेंसी आके यूज हो, या ऑयल बैक कुछ यहाँ यूज हो। क्योंकि आप ये मत भूलिए कि कुछ महीने पहले जब 50 साल का एग्रीमेंट सऊदी अरेब और अमेरिका के बीच में पूरा हुआ था कि 50 साल बाद वो डॉलर के अंदर जो ऑयल ट्रेड की पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट था, सऊदी अरेब ने उसको रिन्यू नहीं किया था। अब इसका मतलब ये है कि अमेरिका को इस बात का बहुत बड़े लेवल पर शक है और उसकी बहुत बड़ी संभावना भी है कि अमेरिका की झोली में जो मैं आपको रोकूंगा। आप ये कह रहे हो कि जो 1974 में किंग फैसल के द्वारा जो पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट साइन हुआ था, आप ये कह रहे हो कि वो उसका रिन्यूअल होना था? क्या वो लिमिटेड पीरियड के लिए था? 50 साल के लिए था। और तो 50 साल के बाद कब पूरे हुए उसके? उसके लगभग ये 1 साल 1.25 साल पहले पूरे हो गए। आप ये कह रहे हो 2024 में रिन्यूअल डेट थी, वो रिन्यू नहीं हुआ? हाँ, सऊदी अरब ने उसको रिन्यू, ये खबर मिस हो गई, मतलब आई डोंट नो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आपने बताई। हाँ, तो ये रिन्यू नहीं हुआ। और जब शी जिनपिंग चाइना का प्रेसिडेंट सऊदी अरब गया था, तो उसको बहुत बड़े स्तर पर बहुत बड़ा स्वागत किया गया था कि ये डिक्लेयर किया जा रहा था इनडायरेक्टली कि अब इस एरिया का इनडायरेक्ट बेताज बादशाह चाइना होने जा रहा है। ये जो सिग्नल सऊदी अरब ने दिया था और इवन ईरान ने भी दिया था, इस सिग्नल को मिलिट्री लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर, मॉनेटरी लेवल पर डिस्ट्रॉय करने के लिए ये सारा युद्ध रचा गया है। इसलिए आप एक बात समझिए कि इन 4 सालों के अंदर आप सिर्फ एक सवाल खुद से पूछिए कि क्या डॉलर की चैलेंजर करेंसियां मजबूत हुई हैं कि कमजोर हुई हैं? ऑब्वियसली सब उनको कंफ्लिक्ट में डाल दिया चाइना को छोड़ के। यस, अब चाइना की हालत ऐसी है कि वो अगर युद्ध में शामिल होता है, जैसे वेनेजुएला के ऊपर अटैक हुआ, नुकसान चाइना का भी हुआ, पर अगर उस युद्ध में शामिल होता है तो उसका नुकसान ज्यादा होने की संभावना है। अगर वो ईरान के साथ जो हो रहा है वहां युद्ध में शामिल होता है, उसका नुकसान ज्यादा होने की संभावना है। इसलिए अमेरिका सक्सेसफुली अगर आप युद्ध को या राजनीति को एक चेस बोर्ड की तरह समझ लें, तो जितनी भी चालें अमेरिका ने अभी तक चली हैं, उसने बाकी सभी कंट्रीज को शहमात दी है। इस मॉडल के हिसाब से अगर आप ये देखिए कि अगर डॉलर का इंपीरियलिज्म डाउन जा रहा था और डॉलर को 5 साल में रिजर्व करेंसी स्टेटस से हट जाना था, अमेरिका ने जो किया है अब वो 5 साल की बजाय 50 साल तक टिकने का इंतजाम कर रहा है। ये याद रखिए, किसी भी गिरती हुई ताकत को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसलिए अमेरिका को चाइना या ईरान या मिडिल ईस्ट इस समय किसी भी लेवल पर चैलेंज करने की स्थिति में नहीं है। और
जो भी गोल्ड सिल्वर और कमोडिटीज को लेकर जो बूम आ रहा था वो आया भी और वो कंटिन्यू भी रहेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि डॉलर एज अ ग्लोबल रिजर्व करेंसी सिस्टम से छूट रहा है या टूट रहा है। नहीं, वो आपकी बात ठीक है, आई एग्री, बट द होल पॉइंट इज राइट नाउ, इफ यू सी, दुनिया के अंदर ना जो डॉलर की डोमिनेंस है उसको बरकरार रखने के लिए कि उसकी डिमांड जो है वो सिर्फ ग्लोबली इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि बाय फोर्स और बाय चॉइस जब उसने देखा कि युआन और ये ब्रिक्स नेशन और ये रशिया की जो डीलिंग आईएनआर में, ये खुद अपने आप ये ऑयल को जो बाईपास कर रहे थे, डॉलर को बाईपास कर रहे थे, जब उसने देखा कि ये डोमिनेंस को खतरा है, तो उसने ये इस लेवल की वॉर वाली सिनेरियो बना दिया कि पूरी दुनिया में करेंसीज जो है वो लोकल करेंसीज देशों की इतनी वीक हो जाएंगी कि अल्टीमेटली लोगों को डॉलर जो है वो क्यूमुलेट करना ही पड़ेगा, और ऊपर से डॉलर सिर्फ सेंट्रल बैंक लेवल पे नहीं, रिटेल लेवल पे लोग अपने वॉलेट्स में डॉलर की डिमांड करेंगे थ्रू स्टेबल कॉइन्स। यस, अब इसी बात को थोड़ा सा और समझने के लिए आप एक दूसरे ट्रैक पर चलिए, और वो ट्रैक है क्रिप्टो का रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, क्रिप्टो करेंसीज का टैक्सोनॉमी फ्रेमवर्क। ये क्या है? देखिए, आज तक दुनिया के किसी देश ने यह डिसाइड नहीं किया है कि बिटकॉइन डिजिटल कमोडिटी है, कार्डानो डिजिटल कमोडिटी है, एक्सआरपी डिजिटल कमोडिटी है, डॉज कॉइन डिजिटल कमोडिटी है। कलेक्टिबल्स एक डिफरेंट काइंड्स हैं, सिक्योरिटी टोकन्स अलग होंगे, यूटिलिटी टोकन्स अलग होंगे। ये जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, इस मामले में भी अमेरिका ने बहुत तेजी से अपना जो पूरा का पूरा इंटरनल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार कर लिया है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट वॉर वो होगी लिक्विडिटी की वॉर। अब लिक्विडिटी की वॉर का मतलब है कि पुराने एसेट्स में तो आप लिक्विडिटी नहीं रेज कर सकते, क्योंकि स्टॉक मार्केट इस समय ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर है, रियल एस्टेट मार्केट में भी आप नहीं कर सकते। तो अगर आप नई लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे तो नया फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जिसके लिए स्टेबल कॉइन और क्रिप्टो एसेट्स एक बहुत ही बड़ी चीज है। आप इसको ध्यान से देखें तो 2026 में जो हो रहा है और सन 1998 के बाद या सन 1996 के बाद जो इंटरनेट स्टॉक्स में हो रहा था, ये सब अलाइंड है। ऐसा क्या था अमेरिका के पास कि इंटरनेट मार्केट्स का सबसे बड़ा वेल्थ क्रिएशन, चाहे फेसबुक था, चाहे अमेजोन था, चाहे माइक्रोसॉफ्ट था, चाहे गूगल था, वो अमेरिका में हुआ। अमेरिका उसी तरह से रेगुलेटरी रिफॉर्म करके क्रिप्टो का सबसे बड़ा एसेट वेव अमेरिका के अंदर हो, इसका पूरा इंतजाम कर चुका है। तो उसने पहले क्या किया, रशिया, चाइना, मिडिल ईस्ट और इंडिया जैसे बड़े चैलेंजर्स को युद्ध में धकेला, और दूसरा उनको अपना क्रिप्टो फ्रेमवर्क या नया एसेट क्रिएशन फ्रेमवर्क या नया लिक्विडिटी क्रिएशन फ्रेमवर्क ना वो बिल्ड करें, उनको कंफ्यूज कर दिया। और आज अगर आप पिछले 4 साल की कमाई अमेरिका की देखें तो अमेरिका रिलेटिवली अनटच्ड है। अमेरिका का डॉलर स्टिल ग्लोबल रिजर्व करेंसी है। ग्लोबल लेवल पर बाकी करेंसीज अमेरिकन डॉलर के मुकाबले में डाउन जा रही हैं। तो अगर आप एक एम्पायर के मैनेजर हैं, एम्पायर के सम्राट हैं, तो उस लेवल पर अमेरिका ने जो भी किया है वो उसने हासिल किया है अपना गोल, और उसका गोल था ना केवल अमेरिका की डिक्लाइनिंग पावर को स्लो कर देना, बल्कि अमेरिका के डॉलर के रिजर्व स्टेटस को कई सालों के लिए, रादर कई दशकों के लिए मेंटेन करना। आपका क्या टेक है ये जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में जो बिटकॉइन को अच्छा करना चाहिए था, ग्लोबल इसको बोलते हैं कि हेज अगेंस्ट द रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, ये तो वैसे ही परफॉर्म कर रहा है, वो लिक्विडिटी साइकिल्स पे डिपेंडेंट हो गया है। अगर रेट कट्स होंगे
तो बिटकॉइन पंप करेगा, रेट कट्स आपके स्क्वीज होंगे, रेट मतलब आपके आपके रेट हाइक होंगे। और आशंका जताई जा रही है कि इस वक्त क्योंकि यूएस के अंदर जैसी इन्फ्लेशन बढ़ी और जो इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस हैं, तो उन्होंने रेट कट्स पे एक एक सिग्नल दिया कि वो रेट कट्स नहीं करेंगे। प्रोबेबली दे माइट आल्सो गो फॉर अ रेट हाइक 2026 के एंड तक। एंड द मोमेंट लिक्विडिटी साइकिल स्क्वीज होती है, बिटकॉइन भी वैसे ही बिहेव करता है जैसे स्टॉक मार्केट्स बिहेव करती हैं। व्हाट इज योर ओवरऑल टेक कि क्यों लिक्विडिटी साइकिल पे ही डिपेंडेंट हो गया बिटकॉइन? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये मानता हूं, मैं आपकी बात से पार्शली एग्री करता हूं हम्म, कि पिछले 2-3 सालों में जो हुआ है, लिक्विडिटी साइकिल स्क्वीज हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिटकॉइन डाउन गया है और उससे क्रिप्टो के लोगों का मन टूटा है। बट मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब भी एक नया एसेट क्रिएशन होता है, एसेट क्रिएशन को हमेशा लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखना चाहिए। जैसे आप इंटरनेट के स्टॉक्स को जो आज हैं उनको अगर देखना है तो आप एनवीडिया की स्टोरी को थोड़ी देर के लिए समझिए। मैं सिर्फ एनवीडिया के उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एनवीडिया 90s में बनी हुई कंपनी है, 1990s में। और स्टॉक मार्केट का जब क्रैश हुआ था, जब सन 2000 के आसपास, डॉट कॉम बस्ट जिसको कहते हैं, तो एनवीडिया का स्टॉक कौड़ियों के भाव बिक रहा था, कौड़ियों के भाव। आज एनवीडिया $5 ट्रिलियन की कंपनी है। सेम इज ट्रू ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, पेपाल। ठीक, आप अगर 1996 से लेकर 2026 तक का एसेट क्रिएशन का साइज देखें तो आज जो टॉप 5 कंपनीज हैं, जो टेक स्टॉक्स भी बोले जाते हैं, उनका जो एसेट क्रिएशन है वो लगभग 15 से 20 ट्रिलियन डॉलर का है, सिर्फ 5 कंपनियों का। और ये कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब मैं उसी श्रेणी में, उन 5 टेक स्टॉक्स की श्रेणी में रखता हूं बिटकॉइन, इथीरियम और बाकी के कॉइन्स। आप कहेंगे कि भाई बिटकॉइन डाउन गया है, बट बिटकॉइन को अगर आप उसी 30 साल के वेल्थ क्रिएशन फ्रेमवर्क में देखेंगे तो बिटकॉइन आज भी अपनी स्टोरी बिल्कुल ठीक तरीके से बोल रहा है। इथीरियम भी अपनी स्टोरी ठीक से तरीके से बोल रहा है। इसलिए आप अगर मुझसे ये पूछेंगे कि अगर बिटकॉइन की शुरुआत 2008 में हुई है और 2038 में बिटकॉइन कहां होगा, तो मैं ये बिल्कुल कहूंगा कि बिटकॉइन $1 मिलियन क्रॉस कर चुका होगा। अगर आप मुझे पूछे कि इथीरियम 2014 में शुरू हुआ और 2044 में कहां पहुंचेगा, तो ये स्टोरी कंटिन्यूसली असेंडिंग कर्व की है। काशिफ, हमेशा मैं बार बार अपने दर्शकों को कहूंगा, लॉन्ग टर्म थीसिस अगर एक बार समझ में आ जाए और उस थीसिस को आप रेगुलरली फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ टेस्ट आउट करते रहें, और अगर वो थीसिस इंटैक्ट है तो इसका मतलब है वो थीसिस सही है। मैं बार बार अपने दर्शकों को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि क्रिप्टो का लॉन्ग टर्म एसेट क्रिएशन थीसिस इंटैक्ट है। और इसी कारण अगर ये शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन या ईथर या क्रिप्टो डाउन जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिप्टो का फ्यूचर नहीं है। क्रिप्टो इज द ओनली एसेट वेव जो आने वाले समय में अमेरिका को ह्यूज ह्यूज बैंडविड्थ देगा अपनी एम्पायर की डोमिनेंस को बचाने में और बढ़ाने में। ऐसा दुनिया में इस समय कोई देश नहीं है, जो दुख की बात है, ना चाइना, ना इंडिया, ना मिडिल ईस्ट, जो उस लेवल की रेगुलेटरी तैयारी, लिक्विडिटी पुश करने की तैयारी और बड़े लेवल पर जो कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क्स हैं, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस सब की तैयारी कर चुका है। राइट। मेरा यहाँ पे एक व्यूअर्स को मैं एक अपना पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ। देखिए, बिटकॉइन जब से इवॉल्व हुआ है,
सर की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो बिटकॉइन के नैरेटिव्स बहुत चेंज हुए हैं। मैं अभी क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ। और उसमें बहुत सारे नैरेटिव्स रहे। 2016 से मैं आपको बताऊँ, बिटकॉइन को बोला गया कि ये अगले आने वाले वक्त का डिजिटल कैश है। किसी ने बोला कि आने वाले वक्त का वीजा और मास्टर कार्ड को रिप्लेस कर देगा। किसी ने ये बोला कि ये एक सॉफ्टवेयर है। किसी ने बोला ये टेक कंपनी की तरह है, ये एक टेक स्टॉक की तरह देखो आप इसे। किसी ने बोला इसको सॉफ्टवेयर की तरह देखो। फिर एक नैरेटिव अगले पिछले 3 साल से बना कि बिटकॉइन, जब से माइकल सेलर आया, कि बिटकॉइन एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब डिजिटल गोल्ड का एक नैरेटिव बहुत तगड़ा हुआ। फिर हुआ कि बिटकॉइन एक ट्रेजरी एसेट की तरह, अब ये रिसेंट कि ट्रेजरी एसेट है, सब इसको अपनी बैलेंस शीट पर डालने लग गए। बाय द वे, ये सारे नैरेटिव ठीक है, ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। एक चीज थी जो आज तक इंसानियत ने नहीं देखी थी, और जो अभी हुआ है ना, उसके बाद बिटकॉइन बिटकॉइन नहीं रहेगा। अभी बिटकॉइन 100%, इसको आप ऐसे समझो कि जितने भी फाइनेंशियल मैनेजर्स हैं, माइक्रो स्ट्रेटेजी, ट्रेडिशनल लोग संभालते हैं, ट्रेडिशनल लोग उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बिटकॉइन ईटीएफ एक फंड मैनेजर है जो ट्रेडिशनल माइंडसेट से फंड को मैनेज कर रहा है। जितनी भी ट्रेजरी कंपनीज हैं, जितने भी फंड मैनेजर्स हैं, ईटीएफ्स हैं, जितनी भी डिजिटल एसेट ट्रेजरी कंपनीज हैं, इन सबको जो मैनेज करता है वो मैनेज कर रहे हैं पुराने केलॉग्स और कैम्ब्रिज और इधर के पढ़े हुए लोग, आईएम्स के ये पढ़े हुए लोग ट्रेडिशनल किनीजियन इकोनॉमिक्स का एक घोड़े के वो क्या कहते हैं उसे लगा होता है। तो उस पर्सपेक्टिव से किनीजियन स्कूल से निकलते हैं और किनीजियन स्कूल से वो बिटकॉइन को मैनेज कर रहे हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं आपको बिटकॉइन को, ऑस्ट्रियन इकोनॉमिस्ट दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करते, एक हमारे सामने स्क्रीन पे है, लेकिन दुनिया में ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स 15-20 भी नहीं होंगे जो टॉप पोजीशन पे होंगे। फंड मैनेजर्स में एक भी ऑस्ट्रियन इकोनॉमिक्स नहीं होगा। ये लोग जब बिटकॉइन को देखते हैं तो एक स्टॉक और सॉफ्टवेयर कंपनी की तरह देखते हैं, और जैसे ही वो मार्केट के अंदर लिक्विडिटी साइकिल पर रिएक्शन होता है, वो सेम बिटकॉइन को एक धर्रे में डाल के रखते हैं, एक स्टॉक और एक सॉफ्टवेयर कंपनी की तरह। जैसे वो उसको ट्रीट करते हैं, उसको भी वो वैसे ही ट्रीट करते हैं। पहली बार कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों कि इसके बाद दुनिया चेंज हो गई है, बिटकॉइन की भी। पहली बार हुआ जियोपॉलिटिक्स में इतने सारे देश वर्ल्ड वॉर के बाद, 1945 के बाद, इतने सारे देश एक साथ वॉर की तरह सिचुएशन में इंपैक्टेड है और इन्वॉल्व है। आप लिस्ट तो उठा के देखो, इस टाइम उंगलियों पे आप गिन नहीं पाओगे। आपकी उंगलियों पे जो गिनते हो ना 10-15, तो 10-15 हो रहे हैं। दुनिया में कंफ्लिक्ट में इस टाइम 10 से ऊपर कंट्रीज है, और हार्डकोर कंफ्लिक्ट, मतलब ये वो वाला नहीं, कोल्ड वॉर नहीं है भाई साहब। मशीन गन्स, बॉर्डर्स, मिसाइल्स। आपको इसलिए फर्क नहीं पड़ रहा दोस्त, क्योंकि आप अपनी लाइफ में मस्त हो। आप फोन करो जरा, कतर में, कुवैत में आपके रिश्तेदार रहते हैं ना, अबू धाबी में मेरी सिस्टर रहती है। वो कहती कि जब सायरन बजता है मोबाइल पे, ग्रर, तो कहती वाइब्रेटर पे रखते हैं, तो जब वो करते हैं ग्रर, तो हम अचानक एकदम हमारा ये कि हम वॉल्यूम बढ़ा देते हैं म्यूजिक की टीवी पे, ताकि बच्चों को ना पता लगे कि बाहर की आवाज ना है, बच्चे पैनिक में सो नहीं रहे। शीशा थर्राता है अबू धाबी में। तो होता क्या है कि बहन ये कह रही थी कि भाई यू डोंट फील इट टिल द टाइम यू एक्सपीरियंस इट। हैव यू एवर एक्सपीरियंस इट भाई? आई सेड नो। शी सेड भाई ना ही एक्सपीरियंस हो तो बढ़िया है। अंडरस्टैंड कि इस टाइम दुनिया में बिलियंस में लोग वॉर के उसमें हैं। दुबई में लोगों ने एग्जिट करना चाहा कि यार इनफ, मैं निकल रहा हूं। निकलता कौन है? जिसके पास अतः पैसा होता है। रशिया का बिलियनर निकलना चाह रहा था दुबई से, अमेरिका का बिलियनर निकलना चाह रहा था, जर्मनी का बिलियनर निकलना चाह रहा था, मलेशिया का बिलियनर, सिंगापुर का बिलियनर निकलना चाह रहा था। जब वो निकलने लगा तो उसने कहा सोना बेच देता हूं, सोना लेके जाता हूं साथ में। कैसे लेके जाऊं? रियल एस्टेट का किंग था, निकलना चाह रहा था, कैसे लेके जाऊं? स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स बेच के निकलना चाह रहा था, सस्ते में कैसे बेच दूं? और अगर मैं वो एसेट ले भी जाऊं तो लिक्विडिटी कहां से मिलेगी? ग्लोबल एसेट नहीं है। ईमार का स्टॉक, ईमार का दुबई में है, ईमार का स्टॉक सिंगापुर में, उसकी घंटा वैल्यू नहीं है। तो लोगों ने कहा
यार मैं लेके कैसे जाऊं अपनी वेल्थ? पहली बार दुनिया में बिटकॉइन का प्राइस दुबई में अलग है, स्टेबल कॉइन का प्राइस दुबई में अलग है और दुनिया में अलग है। व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, पहली बार दुनिया ने देखा, ओ माय गॉड, ये जो बिटकॉइन है ये तो एग्जिट है। एग्जिट किस चीज से? Yes. वॉर टॉर्न टेरिटरी से। नाउ यू डोंट रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग एक्चुअली, बिकॉज आप अपनी लाइफ में मस्त हो, बट अंडरस्टैंड, वॉर, मैंने रिपीट कर रहा हूं, वॉर टॉर्न टेरिटरी, ये वो टेरिटरी होती है जिसमें एक मेजर लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। और आपको लगता था कि शायद ये एक आध होती है, और दुनिया में एक्चुअली में एक आधी होती थी जहां वॉर चल रही होती थी। आज पूरी दुनिया में मिडिल ईस्ट रीजन वॉर में है। सो व्हाट आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू, पहली बार दुनिया में ये फिक्स हुआ कि यार मेरे सारे एसेट वहीं के वहीं धरे रह जाएंगे, मेरी सारी वेल्थ वहीं धरी रह जाएगी। बिटकॉइन इज द एग्जिट फ्रॉम द वॉर टॉर्न टेरिटरी। ये पहला बार नरेटिव आया है। एंड ये नरेटिव, अगर आपको लगता है कि जियोपॉलिटिकल सिनेरियो आगे चल के सुधरने वाला है, मैं आपसे पूछता हूं, अगले 10 साल में वॉर बढ़ेंगी कम होगी? हाँ या ना बोलिए, कमेंट करिए। आप बोलोगे बढ़ेंगी, वॉर बढ़ेंगी। जब वॉर बढ़ेंगी तो क्या बिटकॉइन एज अ वॉर टॉर्न टेरिटरी का एग्जिट, ये मैं आज नरेटिव दे रहा हूं, पहली बार आपको कहीं ये नैरेटिव सुनने को नहीं मिलेगा, वॉर टॉर्न टेरिटरी का एग्जिट, क्या बिटकॉइन बढ़ेगा या कम होगा? पीपल डोंट रियलाइज कि बेसिकली क्या है कि ये जो फंड मैनेजर्स हैं ये डिसाइड नहीं करते हैं। ये शॉर्ट टर्म में उसको बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन जब किसी एसेट की डिमांड उसकी ऑर्गेनिक सर्वाइवल की तरह देखी जाती कि यार इसके बगैर गुजारा नहीं है, जैसे कोविड में सिलेंडर 1 लाख रुपए का आप ले रहे थे ऑक्सीजन का, क्योंकि भाई मेरे को चाहिए, मैं मर जाऊंगा। तो इमेजिन कि आप बिटकॉइन को वैसे देखने लग जाए जनता, फिर क्या होगा? यस, देखो, सेल्फ कस्टडी एसेट्स की आज के समय की सबसे बड़ी सर्वाइवल स्टोरी बनती जा रही है। पहले और आज के समय में सबसे बड़ा फर्क ये है कि पहले आपका पैसा आपके बैंक्स कंट्रोल करते थे, अब आपका पैसा आने वाले समय में आप खुद कंट्रोल करेंगे। और जो सरकारें हैं या जो रेगुलेटर्स हैं वो उसका फ्रेमवर्क बना के देंगी। इस फ्रेमवर्क को सेटल करने में, स्मूथ करने में और ग्लोबल बनाने में इस समय अमेरिका नंबर 1 पर है और कोई भी देश उसके करीब भी नहीं है। मतलब अगर कोई दूसरे नंबर पर आता भी है तो बहुत पीछे जाके दूसरे नंबर पर आता है। इसलिए अगर मैं युद्ध को 2 तरीकों से देखूं, एक तो युद्ध होता है अपने रिसोर्सेज झोंक देना, अपनी सेना, अपना पैसा, अपना वो सब कुछ झोंक देना, और दूसरा होता है माइंड गेम खेलना। अगर माइंड गेम के लेवल पर देखा जाए तो अमेरिका इस 4 साल से जो चल रहा युद्ध है उसके अंदर विनर है। रियल पॉलिटिकल लेवल पर देखा जाए, मिलिट्री स्ट्रेटजी के लेवल पर देखा जाए तो अमेरिका विनर है। अमेरिका रेगुलेटरी प्रेपरेशन के लेवल पर भी विनर है। अमेरिका डॉलर के रिजर्व स्टेटस को मेंटेन कर पाने में भी विनर है। और अमेरिका दुनिया को क्योस और अपने आप को रिलेटिवली पीसफुल बनाए रखने में भी विनर है। और जब तक बाकी कंट्रीज इस बिग गेम को नहीं समझेंगे, वो अमेरिका के किसी भी अटैक का, चाहे वो सटल अटैक है या डायरेक्ट अटैक है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार अपने दोस्तों को, अपने दर्शकों को ये बात समझाना चाहता हूं कि अमेरिका का लॉन्ग टर्म प्लान कंप्लीटली सक्सेसफुल हो रहा है। और दुनिया को अगर अमेरिका का अल्टरनेटिव बनाना है तो जितनी खूबसूरती से अमेरिका ने क्रिप्टो को यूटिलाइज किया है, उसी तरह से बाकी देशों को क्रिप्टो को यूटिलाइज करना पड़ेगा। और उसके लिए नेटवर्क स्टेट का जो मॉडल है वो सबसे रेलेवेंट मॉडल है। जरूरी नहीं है कि हर नेटवर्क स्टेट बनाने के लिए बालाजी श्रीनिवासन मलेशिया आएगा और नेटवर्क स्कूल बनाएगा। 10 नेटवर्क स्कूल बिहार में भी, गोवा में भी, हिमाचल में भी बनाए जा सकते हैं। तो इसलिए क्रिप्टो और नेटवर्क स्टेट्स इज द डिफॉल्ट फ्यूचर, प्रोवाइडेड अमेरिका की तरह बाकी देश भी इसको सीखे।
मैं एक पर्सपेक्टिव एक और देता हूं। आज अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बात इस पे तो आ गई ना कि मैं चाइनीज जो करेंसी में पे करेगा वो यहां से अपना जहाज ले जाए, क्या ये अमेरिका बर्दाश्त कर लेगा कि भाई मेरे डॉलर को तुम बाईपास करके, ठीक है मैं ये लड़ाई से एग्जिट कर जाऊंगा। चलो आज एक सिनेरियो देता हूं। अमेरिका बोलता है देख भाई ईरान, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तेरे को छोड़ना तो पड़ेगा, फ्री तो करना पड़ेगा। देख वो कहेगा ठीक है मैं फ्री कर रहा हूं लेकिन मैं तुम्हारी करेंसी में डील नहीं करूंगा। मैं नहीं, देख मैं ठीक है तू मेरी में मत डील कर। अमेरिका बोलता है मैं मेरी में मत डील कर, लेकिन मैं चाइनीज को भी, तू कैसे मान लेगा कि मैं चाइना को करने दूंगा कि तू चाइनीज में पैसे लेगा और तू कुछ न्यूट्रल ढूंढ। वो कहेगा न्यूट्रल स्टेबल कॉइन तो है नहीं और डिजिटल युआन नहीं है। वो कहेगा न्यूट्रल ढूंढ भाई, भाई न्यूट्रल बिटकॉइन है। इमेजिन करो, एक सिनेरियो देता हूं, ईरान उसको प्रपोज करता है अमेरिका को कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल जाने दूंगा लेकिन मैं डॉलर में नहीं जाने दूंगा, मैं चल युआन भी नहीं जाने दूंगा, मैं बिटकॉइन में पेमेंट लेना शुरू कर देता हूं। फिर यस, हो सकता है। तो दुनिया का आपको पता है जो जो सफेद कबूतर है पीस का, वो बिटकॉइन है। बिटकॉइन झगड़ा सुलझाने का एक माध्यम होगा। बिटकॉइन एक न्यूट्रल एसेट है। बिटकॉइन वो है जब चार लोग लड़ रहे होते हैं तो अचानक दादाजी आते हैं भाइयों के बीच में, कहते हैं यार पुत्र की कर दे पे हो यार तुसी, यार झगड़ा पांदे पे हो, पागल हो गए हो तुसी यार। तो वो बिटकॉइन एक पीसफुल एलिमेंट है इस कन्फ्लिक्ट का। यस 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 So, यस यस। if you see, Bitcoin is an exit from a war-torn territory, which is increasing every single day, every single month as we speak. And Bitcoin is also a peaceful white flag and a pigeon that enters into a war and says, "Okay, bye, guys, neutral करते हैं इस चीज को यार, enough of it." यस। So, I think अगर आप इस तरीके से इस एसेट को नहीं देख रहे हैं, you're seeing it from a liquidity perspective, then you're really playing a very short myopic game. यस। और यही एक ऐसा तरीका है जिस तरीके से आने वाले समय में देशों के बीच में कोई ना कोई पीस एग्रीमेंट होने की संभावना बनेगी, क्योंकि ये अमेरिका को भी पता है, ये इजराइल को भी पता है और ये ईरान को भी पता है कि इस युद्ध को वो बहुत लंबे समय तक खींच नहीं सकते। तो स्लो बर्न वॉर जो है वो सबका नुकसान करेगी और कोई ना कोई जो एग्रीमेंट होगा वो इसी तरह की स्थिति और इसी तरह की कंडीशंस के आसपास होगा। इसलिए हमें क्रिप्टो को एक न्यूट्रल एसेट की तरह, एक बहुत बड़े पोटेंशियल ब्रिज बिल्डिंग एसेट की तरह ही देखना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सर, आज का बहुत अच्छा टॉपिक रहा। काफी चर्चा, मुझे लगता है कि बिटकॉइन पे क्लैरिटी कुछ मिली होगी लोगों को, एंड पीपल विल अग्री कि हमें सिचुएशन दुनिया में इंप्रूव होती नहीं दिख रही है, और उसमें अगर पीस का काम कोई कर सकता है तो वो डोनाल्ड ट्रंप पीस का काम नहीं करेगा, शी जिनपिंग पीस का काम नहीं करेगा, मिडिल ईस्ट से कोई नहीं आएगा और साउथ एशिया से कोई जाके नहीं बोलेगा कि मैं हूं वो आदमी जो पीस ले आया। पीस वुड बी न्यूट्रल, डिजिटल and not created, not owned by anyone, and that is only and only Bitcoin right now. With this thought, thank you very much, sir. मिलते हैं फिर आपसे नए एपिसोड में। थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।